हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में आप लोग आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास और नियोजन। मैं मनीष शंकर तिवारी आज आपके सामने एक नए कंटेंट के साथ हूँ। हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार हम पढ़ेंगे भारत में आर्थिक नियोजन की सफलताएं एवं असफलताएं और साथ ही हम देखेंगे इंडिया विजन 2020। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन से आशय एक ऐसी क्रिया से है जिसमें निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि विकास की अवधारणा क्या है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, विकास के संकेतक, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। और आर्थिक नियोजन को भी आपने पिछले अध्याय में समझ लिया है कि आर्थिक नियोजन में हम करते क्या हैं कि एक निर्धारित अवधि में लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कर लिया है कि हमको एक साल में 10वीं पास होना है, उसी तरह से हमारी सरकारें भी ये लक्ष्य निर्धारित करती हैं कि आगामी 5 वर्षों में हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी निर्धारित करना है या हमारे देश की शिक्षा की नामांकन दर इतनी करना है। तो परसेंटेज डेफिनेटली वो बढ़ाकर ही करते होंगे। बड़े स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, समय निर्धारित होता है और उसके लिए आर्थिक संसाधनों का फिर हमारी सरकार प्रयोग करने में जुट जाती है। तो इसी कड़ी में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू हुई वह भारत में आर्थिक नियोजन कहलाया। 1950 से जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ हुई थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक अलग से निर्धारित लक्ष्य रखा गया था। और उनका लक्ष्य क्या था? भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी उनका मूलभूत लक्ष्य जो पिछले वीडियो में आपने देखा बहुत अच्छे से कि ऊंची विकास दर हासिल करना, सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता हासिल करना, रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए, आर्थिक स्थिरता भी बढ़े, जीवन स्तर में सुधार हो, सामाजिक कल्याण हो, साथ ही गरीबी का उन्मूलन हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत में आर्थिक नियोजन आरंभ किया गया जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में शुरू हुआ। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जब 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुके हैं तो हमको उस दिशा में उसके सफलता और असफलता पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भारत के आर्थिक नियोजन अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं से हमको कितनी सफलता मिली और कितनी असफलता हासिल हुई। ये आपने देखा कि भारत में नियोजन और नियोजन के उद्देश्य। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुआ था। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और इन नियोजन से, इन योजनाओं से क्या क्या सफलताएं मिली? पहला, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। दूसरा, बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में भी आशातीत वृद्धि हुई, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बैंकिंग के सेक्टर में भी हमने उन्नति की और आयात निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई। अब हम इसको विस्तार से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहला बिंदु राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वह सन 1950-51 में वर्तमान कीमतों पर केवल 9,142 करोड़ रुपए थी। मतलब सारा भारत देश की जो 33 करोड़ की जनसंख्या थी उसकी आय थी 9,142 करोड़ रुपए, जो सन 2005-06 में बढ़कर कितनी हो गई? 28,46,762 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय 255 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़कर 25,716 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन की अवधि में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हुई। ये हमारी सफलता है, पहली सफलता, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास का मापक, आर्थिक विकास का मापक सकल घरेलू उत्पाद होता है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय होता है, जिसमें हमारी वृद्धि हुई
ये हमारी सफलता का द्योतक है। दूसरा, बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ भाग को विनियोजित किया गया, अर्थात इसे उत्पादन के कार्य में लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया। इसके लिए प्रत्येक योजना में बचत एवं विनियोग के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए और न केवल लक्ष्य निर्धारित किए गए अपितु उन लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लिया गया है। चालू मूल्यों अर्थात वर्तमान बाजार मूल्यों पर सन 1950-51 में सकल बचत और विनियोग दरें सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितना थी? 8.9 और 8.7 थी, जो सन 2005 और 6 में बढ़कर 32.4 और 33.8% हो गई। यानी लगभग हमने 4 गुना बढ़ोतरी बचत और विनियोग दर में की। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी हमने आशातीत सफलता प्राप्त की। जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया था उस लक्ष्य को हमने हासिल किया। तीसरा बिंदु है कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर के। चलिए हम देखते हैं तीसरा क्षेत्र। तीसरा बिंदु क्या है? आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन जो सन 1950-51 में 508 लाख टन था, वह बढ़कर 2005 और 6 में 2083 लाख टन हो गया। इस काल में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई सुविधाओं आदि को अपनाया गया। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधारित संरचना का भी विकास हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय आर्थिक नियोजन के लिए हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में हमने बहुत तेज़ी से तीव्र गति से वृद्धि की। इसके अलावा बचत और विनियोग दर में भी हमारे वृद्धि दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र में तो हमने हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत बीजों का, उन्नत उर्वरकों का विकास कर लिया और हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। चौथा बिंदु क्या है? चलिए हम देखते हैं। चौथा बिंदु जो है वो है औद्योगिकरण का। आपको बता दें कि हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जितना समुचित दोहन करके कुशलतापूर्वक उनका उपयोग करेंगे, हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी की तरफ, विकसित राष्ट्र होने की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमारे जो नीति निर्धारक थे उन्होंने औद्योगिकरण पर भी ध्यान दिया। चलिए हम देखते हैं इसे। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत देश जो है वह विश्व का 10वां सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया है। औद्योगिकरण के क्षेत्र में भारत की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का योगदान क्रमशः बढ़ रहा है तथा नियोजन के दौरान देश में लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, रसायन तथा सीमेंट आदि आधारभूत और भारी उद्योगों की स्थापना की गई है। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। सन 1950-51 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 5 उद्योग थे, जो सन 2006 मार्च में बढ़कर 242 हो गए। औद्योगिकरण की तरफ जैसे ही हम बढ़े तो 1950-51 में जब हम सार्वजनिक क्षेत्र के 5 इकाइयों की, औद्योगिक इकाइयों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी उद्योग 1950-51 में भारत में कुल 5 सरकारी उद्योग हुआ करते थे, जो 2005-06 में 242 हो गए, 242 हो गए। और हमारा जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें इजाफा हुआ है। इस तरह से औद्योगिकरण में भी हमने आर्थिक नियोजन में सफलता हासिल की है। चलिए हम अगला बिंदु देखते हैं। विद्युत उत्पादन में वृद्धि। नियोजन काल में विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन से सन 1950-51 में जो 5.1 अरब किलोवाट था, वृद्धि होकर 2005-06 में 623.2 अरब किलोवाट हो गया। योजना काल में देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उपयोग में भी वृद्धि हुई। 1950-51 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत
2.4 किलोवाट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 43.6 किलोवाट हो गई है। और मार्च 2005 तक हमने देश के 85% गाँवों का विद्युतीकरण भी कर लिया था। विद्युत उत्पादन में वृद्धि इस बिंदु पर जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि सन 2005-06 की तुलना जब हम 1950-51 से करते हैं तो हमारा विद्युत उत्पादन कई गुना बढ़ चुका होता है। और यह विद्युत उत्पादन अर्थात यह विद्युत की पूर्ति, यह विद्युत उत्पादन किन शर्तों पर बढ़ता है? मांग की शर्तों पर। हमारी मांग जो 2.4 वाट प्रति व्यक्ति थी वह बढ़कर 83.6 किलोवाट हो जाती है। यह हमारी प्रमुख सफलता थी। अगली सफलता क्या है, चलिए देखते हैं। परिवहन एवं संचार के साधनों में वृद्धि। योजना काल में परिवहन व संचार के साधनों में काफ़ी प्रगति हुई। सन 1950-51 में देश में 53.6 हजार किलोमीटर रेल मार्ग था, जो 2005-06 में 63.3 हजार किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार 50-51 में सड़कों की कुल लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी, जिसकी लंबाई 5-6 में 33.2 लाख किलोमीटर हो गई। जल परिवहन तथा वायु परिवहन के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है। अब यदि हम बात करें संचार के क्षेत्र की, तो सन 1950-51 में देश में कुल 36,000 डाकघर थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,55,516 हो गई है। परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में हमने गुणोत्तर प्रगति की है। देश की आज़ादी के बाद में हमारे पास संचार के या परिवहन के पर्याप्त अवसर नहीं थे, पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लेकिन जब हमने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया और 1950 की तुलना 2005-06 से कर पाते हैं, तब हम देखते हैं कि हमने परिवहन के क्षेत्र में, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो या सड़क परिवहन हो, हमने सफलता अर्जित की है। चलिए हम अगला बिंदु देखते हैं। 7वां, शिक्षा और स्वास्थ्य। योजनाओं के प्रारंभ होने के समय से देश में 27 विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 389 हो गई है। आज जब हम बोलते हैं तो तात्पर्य 2005-06 से होता है। 1950-51 में देश की साक्षरता दर 16.6% थी, जो 2001 में 64.8% हो गई। इसी प्रकार देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1950-51 में 2.3 लाख थी, जो बढ़कर 2005-06 में 7.1 लाख से अधिक हो गई। 1950-51 में 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की उम्र के 42.6% बच्चे स्कूल जाते थे, जिनका परसेंटेज बढ़कर 98.31 हो गया है आज। 1950-51 में 11 से 14 वर्ष की उम्र के 12.7% बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, जिनका प्रतिशत बढ़कर 64.49% हो गया है। जबकि 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या यदि हम देखें तो वो केवल 578 थे, जिनकी संख्या बढ़कर 6,796 हो गई है। इसी अध्याय में हमने देखा है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की महती भूमिका होती है, और हमारे देश में भी इस भूमिका को स्वीकार किया और सन 1950-51 से हमने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया, और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उनसे थोड़े पीछे रह गए, लेकिन हमने काफ़ी सफलता अर्जित कर ली है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं में योजना अवधि में विशेष प्रगति हुई है। सन 1950-51 में अस्पतालों की संख्या 9,209 थी, जो बढ़कर 2005 में 27,770 लाख हो गई। इस प्रकार देश में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या जो 50-51 में 61.8 थाउजेंड थी, आज 6.56 लाख हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत जीवन काल जो 50-51 में 32.1 वर्ष था, 2006 में बढ़कर 65.4 वर्ष हो गया है। जब हम मानव विकास संकेतकों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें
शिक्षा और जीवन प्रत्याशा महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन प्रत्याशा अर्थात मनुष्य कितना स्वस्थ और कितना लंबा जीवन जीता है। 1950-51 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 32.1 वर्ष हुआ करती थी, जो बढ़कर 2005 में 68 वर्ष के करीब हो गई। यह हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियोजन की महत्वपूर्ण सफलता थी जो हमने हासिल की। चलिए अब हम देखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में हमने क्या उन्नति की। नियोजन काल में बैंकिंग सेवाओं का काफ़ी विस्तार हुआ। दिसंबर 1951 में देश में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की संख्या 2647 थी, जो 30 जून 2006 के अंत में 69,616 हो गई, जबकि आयात निर्यात में भी गुणोत्तर वृद्धि दर्ज हुई। 1950-51 में आयात निर्यात में देखा जाए तो आयात 608 करोड़ का जबकि निर्यात 606 करोड़ का था, जो 2005-06 में बढ़कर 6,60,409 करोड़ आयात तथा निर्यात 4,56,418 करोड़ रुपए का हो गया। आयात और निर्यात के क्षेत्र में भी भारत ने योजना काल में काफ़ी सफलता हासिल की है, जो आपने इन आंकड़ों से समझा। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक नियोजन जो लागू किए थे उनसे हमने काफ़ी सफलताएं अर्जित की हैं। हालांकि कई अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि हमने उन लक्ष्यों को उस हद तक हासिल नहीं किया जो हमें हासिल कर लेना था, और इस तरह से भारत का आर्थिक नियोजन असफल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं उन बिंदुओं को जहां पर हमने असफलताएं देखी हैं। इन सारी उपलब्धियों के बावजूद देश अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। अनेक अर्थशास्त्री इसे नियोजन की असफलता मानते हैं, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रमुख असफलताएं अगर देखें हम तो प्रति व्यक्ति आय बहुत धीमी प्रगति हुई, क्षेत्रीय असंतुलन रहा, मूल्य वृद्धियां हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, धन एवं आय की समानता नहीं रही तथा सार्वजनिक उद्यमों में असफलता दिखाई पड़ी। इन बिंदुओं के आधार पर हम आगे जानेंगे कि किस तरह से भारत ने नियोजन काल में कुछ बिंदुओं पर असफलता का मुंह देखा, किस तरह से हमें असफलताएं प्राप्त हुई। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में धीमी प्रगति। भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में बहुत ही धीमी गति से वृद्धि हुई। भारत में लगभग 21% जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। 255 रुपये प्रति व्यक्ति आय से हमने 25,000 रुपये के लगभग प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य हासिल किया। इसके बावजूद भी आज 21% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करे, यह नियोजन की असफलता होगी, यह हमारी योजनाओं की असफलता मानी जाएगी। दूसरा बिंदु आता है क्षेत्रीय असंतुलन का, कि क्षेत्रीय असंतुलन किस तरह से हुआ। चलिए इस बिंदु को हम समझते हैं। नियोजन के फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन देश में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि राज्य पिछड़े हैं, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित श्रेणी में हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को इस तरह से समझ सकते हैं कि वे राज्य जो देश की आज़ादी के पहले से ही विकसित होने की श्रेणी में थे, वे आज भी विकसित हैं, और वे राज्य जो देश की आज़ादी के पहले देश में गरीब हुआ करते थे, वे आज भी गरीबी रेखा में जी रहे हैं। इस क्षेत्रीय असंतुलन को हमारी इन आर्थिक नियोजन की योजनाओं ने दूर नहीं कर पाई। ये हमारी दूसरी प्रमुख असफलता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी बिंदु पर, मूल्य वृद्धि पर, अर्थात महंगाई पर। नियोजन अवधि में मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 के आधार पर बढ़कर 2006 में 207.9 हो गया। इस अवधि में नियोजन काल में कीमतों में लगभग 27 गुना से ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई है। नियोजन काल का लक्ष्य होता है कि वस्तुओं को कम से कम दाम में उपलब्ध कराया जाए, लेकिन हमारे देश में हम इस लक्ष्य को हासिल करने में असफल हुए हैं, और महंगाई जो है वह लगभग 27 गुना बढ़ चुकी है। तो यह हमारे
नियोजन की एक प्रमुख असफलता में गिना जाता है। न केवल हम महंगाई वृद्धि को नहीं रोक पाए, बल्कि राष्ट्र के अंदर बेरोजगारी की वृद्धि को भी हम नहीं रोक पाए। यह हमारी एक और प्रमुख असफलता थी, जिसे हम समझते हैं। चलिए, आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना था, लेकिन हर योजना के अंत में बेरोजगारी बढ़ती गई। जहां प्रथम योजना के प्रारंभ में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, वहीं वर्तमान में 4 करोड़ व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है। बेरोजगारी की समस्या आज विकराल रूप धारण कर चुकी है। निश्चित रूप से यह हमारे नियोजन की बहुत गंभीर असफलता है। यदि हमने समुचित प्रयास किए होते, उद्योगों की तरफ समुचित ध्यान दिया होता, तो निश्चित रूप से हमारी बेरोजगारी की समस्या जो आज इस स्थिति पर पहुंच गई है, ये नहीं होती। और जहां 33 लाख बेरोजगार व्यक्ति थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 4 करोड़ हो गई है, यह हमारी प्रमुख असफलताओं में एक है। चलिए अब हम देखते हैं आय और धन की असमानता में वृद्धि किस तरह से हुई। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है धन का केंद्रीकरण समाप्त हो। आर्थिक समानता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन नियोजन के बावजूद धनी व्यक्ति और धनी तथा गरीब और अधिक गरीब होता गया। आर्थिक नियोजन को लागू करने का, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि धन का समान रूप से वितरण हो, किसी एक व्यक्ति के पास धन केंद्रित ना हो। किंतु हम इस मामले में असफल रहे और आज हम ये देखते हैं कि गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है। यह हमारे नियोजन की प्रमुख असफलताओं में से एक है। इसके बाद इन असफलताओं के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था सार्वजनिक उद्यमों की असफलता। यदि सार्वजनिक उद्यम अपने सफलतम प्रदर्शन को जारी रखते, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती, और जब बेरोजगारी की समस्या हल होती तो आय और धन की असमानता का जो वितरण था वो भी दूर हो जाता। सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या जो 242 है, इनमें से अनेक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। अतः सार्वजनिक उद्यम आशा के अनुरूप परिणाम देने में असमर्थ रहे हैं। घाटे में जाने के कारण हुआ क्या, सरकारों ने इन उद्यमों पर ध्यान नहीं दिया और इन उद्यमों को बेचकर अपनी साख बचा ली। तो इस तरह से सार्वजनिक उद्योगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं रख पाए। यह असफलता अनेक क्षेत्रों में असफलता को जन्म दे गई। बेरोजगारी का मामला हो, मूल्य वृद्धि का मामला हो, आय की असमानता, धन की असमानता का मामला हो, ये सारी चीज़ें औद्योगिकरण पर निर्भर करती थीं। लेकिन औद्योगिकरण के सार्वजनिक उद्योगों के फेलुअर होने से सारी चीज़ें असफल हो गईं। अर्थात यदि अब भी हम सार्वजनिक उद्यमों को पुनः लाभ की श्रेणी में ला पाए, तो बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी असफलताओं को पुनः सफलता में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण और उत्पादन के साथ साथ राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो दर्ज हुई है, किंतु उनमें आशातीत वृद्धि दर्ज नहीं हो पाई है। गरीबों के प्रतिशत में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस प्रतिशत को कम करते हुए भी समस्या को विकराल रूप में पहुंचा दिया है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में निर्धनता बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, मूल्य वृद्धि हुई है, उद्योगों को नुकसान हुआ है, सार्वजनिक उद्योगों को। ये सारी असफलताओं का ठीकरा हमारी योजनाओं के सरमाथे पर आता है। अतः अगली योजनाओं में यह प्रयास होना चाहिए कि इन सारी असफलताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जावें। अब हम बात करते हैं इंडिया विजन 2020 की। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया, जिसके अनुसार सन 2020 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करना था। फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा पूर्णतः दूर हो जाएगी। मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 की कल्पना 2003 में की गई थी और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2020 तक, यानी जो ये सन चल रहा है, चल नहीं रहा बल्कि निकल गया है, इस सन के आते आते भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, अशिक्षा दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन हम उन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बावजूद भी निर्धारित समय में उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए।
हमारे देश की योजनाओं की यही सबसे बड़ी असफलता है कि हम तय समय पर अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। और शायद इसीलिए जो योजना आयोग इनके योजनाएं बनाने का कार्य करता था, भारत सरकार ने उस योजना आयोग को बदल दिया और उसकी जगह पर नए आयोग की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। चलिए हम जानते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया। यह आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण का थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए राजनीतिक तथा दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। तो योजना आयोग को स्थानापन्न करते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई, जो पूरे देश के लिए, राज्यों के लिए, केंद्र के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है तथा देश के आर्थिक विकास के लिए पुनः क्रियाशील है। अब हमें ये देखना है कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित नीतियों से क्या भारत इन असफलताओं पर विजय हासिल कर पाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा देश निश्चित रूप से असफलता का मुंह ना देखे और आर्थिक रूप से दिनों दिन सफलता के मार्ग पर बढ़ता जाए। इस तरह से आप लोगों ने ये देखा और अब बारी है आपकी इस गृह कार्य को करने की। तो इस गृह कार्य को आप लोग कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके लिए अगली विषय वस्तु की तैयारी कर सकूं। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।